दोस्तों नमस्कार। इन दिनों उत्तराखंड में बड़ा चर्चा का माहौल है और चर्चा इस बात की है कि बाहर से एक ठग आता है और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के वो संपर्क में रहता है। किसी को टिकट दिलाने के नाम पर, किसी को ओहदा दिलाने के नाम पर, किसी को टिकट काटने के नाम पर, और कुछ कांग्रेस के नेता उसके बहकावे में आते हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन उससे कई पर्दे फाश भी हुए हैं कि कौन किसका टिकट कटवाना चाहता था। हमारे साथ सोनिया आनंद रावत जी भी हैं, मौजूद हैं। मैडम, पहले तो स्वागत है आपका। आपसे भी बातचीत हुई है उस ठग की, क्योंकि हमने सोशल मीडिया में और अखबारों में पढ़ा था कि आपसे भी लगातार संपर्क में था। आपके साथ तो कोई ठगी वगैरह ऐसी तो नहीं हुई है? जी नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई ठगी नहीं हुई है, पर हाँ, बात हुई मुझसे उसकी। और पहले दिन जब उसने फ़ोन किया तो हमारे गोगी जी हैं, तो उनके थ्रू गोगी जी ने मुझे कॉल किया। मैं उस टाइम पे मसूरी में थी, और जब कॉल किया तो उन्होंने मुझे 2 बार कॉल किया कि आप ज़रा जल्दी सोनिया दीदी बात करो, कनिष्का सिंह का फ़ोन आ रहा है। तो उस दौरान मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पे भी उसके मिस्ड कॉल थे 3-4। तो मैंने कॉल पिक किया उसका। जब मैं कॉल पिक करती हूँ तो वो बोलता है, मैडम नमस्कार, मैं कनिष्का सिंह बोल रहा हूँ और आपको कल राहुल जी ने दिल्ली बुलाया। उसके बाद मैंने उसको कहा कि अरे ये आप क्या बोल रहे हैं, रियली सच्चाई है ये? क्योंकि एग्जैक्टली ये होता है कि जब ट्रू कॉलर पे किसी का नाम आता है तो एक बार को होता है कि यार ये आ रहा है कि कनिष्का सिंह राहुल गांधी PS ये लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ी प्रसन्न हुई भाई, खुशी की बात थी मेरे लिए। और उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया क्योंकि मैं कार्यक्रम में थी। उसके बाद पूरी रात तक उसका कोई कॉल नहीं आता है। तो अगले दिन सुबह फिर उसका कॉल आया मेरे पास। मैंने देखा, जब मैं उठी नहीं थी, सुबह 6 बजे की बात है। तो उसने कहा, मैडम मैंने कल आपसे कहा था राहुल जी ने। तो मैंने कहा, मुझे आपने टाइम तो बताया नहीं मुझे ना, आपने उसके बाद मुझे कॉल किया। तो वो बातों को घुमा रहा था बार बार कि अरे बस मैं फिर मुझे कॉल करे, मैं राहुल भैया से आपकी बात करा रहा था, आपने कॉल नहीं उठाया। और कॉल उसकी इस तरीके की आ रही थी, झट से कॉल आई और बंद हो गई। तो मुझे शक हो गया। मैंने कहा ये आदमी जाली आदमी है, इलीगल आदमी है ये। तो उसके बाद वो घुमाता रहा तो मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट जागा कि देखूँ सही इसकी जड़ें कहाँ तक हैं। तो उसके बाद उसने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम, मैंने कहा आप तो राहुल जी से मिलवाते नहीं, आप रोज़ तो बोल देते हो मुझे। तो उसके बाद मुझे कहता है कि मैडम यहाँ दिल्ली से यहाँ पर टीम आई हुई है टिकट के लिए, और आप सभी को जांच रही है, सर्वे की टीम है कांग्रेस से, राहुल भैया ने भेजा है। और उसकी बातें इतनी बड़ी बड़ी कि राहुल भैया अभी मैं राहुल भैया के साथ था, मैं अभी कमरे में रूम में आया हूँ अपने, अभी सोनिया माँ ने मुझे हलवा खिलाया है, अभी प्रियंका दीदी ने मुझे गले लगाया है। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी, मैं तो हंसी मजाक नहीं ले रही थी उसको, मैंने उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया क्योंकि मैं समझ चुकी थी। और 2 चीज़ों से जब मुझे लगा ऐसा कि ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, कि मैं उसको हर बार बोल रही थी कि आप अपनी पिक्चर शेयर करो मुझसे, मैं देखना चाहती हूँ आप कि आप कौन है। उसने पिक्चर शेयर मुझे कभी नहीं करी। और वो जो है, जो गूगल पे कनिष्का सिंह की पिक्स हैं, उसको मुझसे शेयर कर रहा था। उसके बाद मैं उससे बार बार मांगती रही, मुझे शक हो चुका था कि ये नकली आदमी है। और उसके बाद मैंने सेकंड जो थिंग थी, मैंने उससे इंग्लिश में टॉक करी, क्योंकि कनिष्का इज़ अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी, बिकॉज राहुल जी के साथ रहता है और अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, शायद उसने पढ़ाई भी लंदन में की है। तो मुझे हंसी आई बड़ी। मैंने कहा यार ये आदमी अंग्रेज़ी में जवाब ही नहीं दे पा रहा। जब मैं उससे इंग्लिश में टॉक करती थी वो फ़ोन झट दे काट देता था। तो मुझे क्लियर हो गया, मैंने कहा ये आदमी नकली है। उसके बाद उसने मुझसे लास्ट जो बात की, जहाँ से मुझे पक्का पता चल गया कि ये नकली आदमी है, उसने मुझसे कहा जो टीम आई हुई है उसको उनके होटल्स का पैसा देना है। मैंने कहा अच्छा, कितना पैसा देना है? बोलता है यही 15-20 लाख रुपये। मैंने कहा मुझे होटल का नंबर दो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कमरा करवा दूंगी, और ख़ासकर जो आप कह रहे हो कि जो टीम आई है मैं उसको बुके भी देके आऊँगी। तो उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं पिक किया। उसके बाद मैंने उसे 2-3 बार कॉल बैक किया तो कहता है कि पैसे का अरेंजमेंट हो गया। मैंने कहा नहीं, पैसे नहीं, मैं तो होटल ही पूरा फ्री में करा दूंगी। और रियली मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ताज के ओनर भी हैं, सभी लोग कनेक्टेड हैं मुझसे। तो उसने इस बात को घुमा के फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक में डाल दिया। यहाँ तक की जो एक स्टोरी थी वो मैंने आपको भी शेयर की है। उसके बाद 2-3 दिन में मुझे पता चलता है कि भावना दीदी का, क्योंकि भावना दीदी के साथ भी वो मुझे शेयर कर रहा था। और एक अचंभे की बात मैं बताऊं कि वो मुझे सबकी रिकॉर्डिंग सुना रहा है
आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है, और मुझे सब पता है कि किसने मेरे बारे में क्या बोला, क्योंकि एक फ़ोन पे मैं होती थी तभी मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, मुझे पता था कि ये ओरिजिनल कनिष्का सिंह नहीं है, बट मैं उससे बात करती रही कि मैं उसको देखूं तो सही कि आदमी कहाँ तक इसकी जड़े। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर रहा है, तो मुझे ये पता है कि उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बोला। वो प्रीतम भाई से बात कर रहा है, मुझे पता है उन क्या बोला। मतलब ये था कि चलो कुछ ना सही, तजुर्बा तो दे गया। लेकिन किसी ने वेरीफाई नहीं किया। आपने कहा कि प्रीतम सिंह से भी बात कर रहा था, गणेश गोदियाल का भी हमने इंटरव्यू सुना, वो कहते मैंने वाकई में उसको समझा कि वो पीएस है, कम से कम वेरीफाई करते भाई आप इतने बड़े ओहदे पे हो। देखिए, मैंने तो उसको पहले दूसरे दिन ही समझ लिया था, और मैंने रियली, मैं आपको बता रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने बहुत लोगों को बोला मेरे पास, बल्कि 2-3, एक फ़ीमेल का भी नाम नहीं बताऊँगी मैं, कई लोगों का कॉल आया, तो मैंने उनको सचेत किया कि आप कहीं पैसे वैसे मत दे देना इसको। मतलब ये मुझे लग रहा था कि नहीं यार, मुझे सचेत करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे लीडर्स उससे बात कर रहे हैं। तो आपने अपने लीडर को क्यों नहीं बताया? आप कहते कि दूसरे फ़ोन पे प्रीतम सिंह भी बात कर रहे थे, आपके अध्यक्ष साहब भी बात कर रहे थे, तो आपने उनसे कभी टॉक की कि भाई इस प्रकार के गलत आदमी है? नहीं, मैंने प्रीतम भाई को थोड़ा सा हिंट दिया था, और गणेश भाई को मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने कहा खुद में ये लोग बहुत समझदार हैं, इनको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा ठग जो है बड़ी ईज़िली बातें कर रहा है। और ये आप उसका हल्कापन देखिए, कोई भी व्यक्ति पर्सनल चीज़ों को कभी किसी से भी, चाहे वो उसकी दोस्त हो, चाहे वो उसकी वाइफ हो, कभी शेयर नहीं करेगा। क्या आप अपनी पर्सनल टॉक्स अपने घर में शेयर करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। मैं कभी अपने बच्चों से भी अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि शेयर करने वाली बात है तो मुझे करनी चाहिए। बट ये बड़ा कमाल की बात हुई कि इतने सारे लोग थे यहाँ पे, बड़े नेता थे, और वो समझ नहीं पाए। उसके बाद मेरे पास 2 दिन, मैंने उसको जब ब्लॉक में डाला तो तीसरे दिन मेरे पास फ़ोन आता है भावना दीदी का, और रियली वो महिला, वाकई मैं उनके बारे में देखिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी। वो महिला जो है, वो जो भी उनकी बात हुई, मैं उसको भी सोचती हूँ कि मुझे साझा नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने जिस तरह की अफवाहें अभी उड़ी हुई हैं कि हमारे अध्यक्ष जी बोले कि भाई मेरे को उतरवाने के लिए पैसा दिया जा रहा था, या वो इस तरह की सब बातें झूठी हैं। ये बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल इस तरह का कोई भी किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने उसको वो नहीं किया। पैसा जो मुझे, जहाँ तक मैं उससे बात करती रही, जो मुझे पता चला, वो टिकट चाहती थी, और अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। और वो, अगर मैं कहूँ तो वो कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों पे भी देखना चाहती है आज की तारीख में, जो मुझे लगता है। देखिए, मैं उनकी कोई वो नहीं करूँगी, लेकिन जो बात है। और अचंभित करने वाली बात थी कि उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया, क्या तुम मुझसे जुड़ी हुई थी? मैंने उनको एक मैसेज भेजा, मैंने कहा देखो ये मैसेज मेरे पास उसने भेजा, और वहाँ से बात खुली। और तब तक, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि तब तक वो 25 लाख रुपए दे चुकी थी। मुझे दुख भी हुआ, बल्कि 3-4 बार जब मैंने उनको टोका तो उनको बुरा लगा। वो कहने लगे सोनिया तुम बार बार क्यों बोलती हो? मैंने कहा दीदी मुझे बुरा लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड की एक महिला को इस तरीके से बाहर का आदमी आता लूट के ले जाता है। तो इस बीच पोल भी तो खुली हैं सब चीज़ों की, कि जो आप कह रहे थे कि दूसरे फ़ोन पे बात कर रहे थे, कि आपस में जब नेता बात कर रहे थे, और कम से कम भावना दीदी ने ये बात बोली कि मुझे सुनाई दे रहा था कि कौन मेरे बारे में क्या कुछ कह रहा है। हाँ, उनको भी पता चल रहा था, क्योंकि वो उस दौरान उनकी बहन बनी हुई थी, और मुझसे तो वो, उसको तो लगता था कि ये तो सब कुछ है, सर्वो सर्वा है। तो मुझसे काफ़ी वो बातें करता था, ऐसा मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे भी उसको जानना था कि ये है क्या। आपसे क्या बात करता था? मुझसे यही कि उत्तराखंड में इतनी सीट्स हैं, कौन लोग हैं लड़ने वाले, आप मुझे बताओ, मेरी मदद करो। हम, राहुल भैया बोलते हैं मुझे कि हमने उत्तराखंड में सरकार लेके आनी है। तो मैं तो उसको वॉच करती रही, और मैंने उससे कभी कोई भी, किसी की भी कभी चर्चा नहीं करी। लेकिन इतना हल्कापन था कि मुझे सब समझ में आ चुका था कि ही इज़ अ नकली मैन, मतलब वो नकली आदमी था। और दुख भी है मुझे इस बात का। फिर भावना दीदी के जब पैसे लेके गया तो पुलिस ने मुझसे, उसके बाद मेरे पास जो उनकी टीम होती है, STF की टीम थी, जो मैं उनसे कनेक्ट हुई, और मैंने पूरा सपोर्ट किया। और मेरे ही मोबाइल से उसको जो है एक वो गया, लिंक गया, हालांकि मैंने ब्लॉक में डाला था, दोबारा उसको खोला मैंने ब्लॉक से, क्योंकि मेरे को भी हो गया कि ऐसे लोगों से क्या मैं बात करूं और क्या चर्चा करूं। पुलिस के सामने ही मैंने सब चीज़ें, सबको मालूम है कि पुलिस को मैंने पूरा सहयोग किया, और पुलिस के सामने ही मैंने उसको मैसेजेस भी करे, आप कहाँ हो, कैसे हो, अरे आप तो मैसेज ही नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है उसको लिंक भेजा गया मेरे ही मोबाइल के द्वारा, और उस लिंक से जो है वो उसको पुलिस पकड़, मतलब उसके पीछे लग चुकी थी पुलिस। लेकिन ये बात सिर्फ भावना दीदी को, मुझे और STF की टीम को पता थी। लेकिन मैं इसमें वाकई बधाई का पात्र STF की टीम को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुश्किल से 10 या 15 दिनों में उसको पकड़ लिया। हालांकि
अगर उसको लिंक नहीं जाता मेरे मोबाइल से और मेरे को उससे मजबूरी में मैंने उसको 2 बार ब्लॉक डाला, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं यार उसका पकड़ना ज़रूरी है, कि वो इतने लोगों को ठग गया कि तो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। तो मुझे उससे इस बीच थोड़ी थोड़ी बात करती थी, जैसे फ़ोन करता था, मैंने कहा मैं अभी कहीं हूँ, मैं फ़ोन काट दिया। आपस में क्या कुछ बातें होती थी जब वो दूसरे फ़ोन पे होता था और अध्यक्ष जी से बात कर रहा है, प्रीतम सिंह से बात कर रहा है, तो क्या कुछ बातें होती थी उस समय? देखिए मैं उसको शेयर नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इस बीच मुझे काफ़ी तजुर्बा हो गया कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए ज़िंदगी में इंसान लेसन्स लेता है, तो एक अच्छे लेसन के साथ मैंने समझा है कि मेरे बारे में कोई क्या विचारधारा रखता है, तो मैं उसको दिल में ही रखूँगी। और जिसने बुरा बोला उसको भी धन्यवाद, जिसने अच्छा बोला उसको भी धन्यवाद, क्योंकि देखिए अच्छे काम करते रहना मेरे लिए ज़रूरी है और पार्टी के प्रति मेरी वफ़ादारी रहे वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आदरणीय गोदयाल जी हमारे बड़े भाई हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उनके निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में 2027 में वापसी कर रहे हैं। और लेकिन मैं उनको भी निवेदन करना चाहूँगी एक छोटी बहन के रूप में कि वो बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें, क्योंकि मैं इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा बड़ी सूत्रधार, मैं बोलना नहीं चाहिए था लेकिन मैं हूँ, मुझे सब चीज़ पता है। इतनी बातें शायद उसने भावना से भी नहीं की होंगी जितनी मुझसे की थी। और बिल्कुल भी उनको लेके ना तो भावना दीदी ने कोई पैसा किसी को दिया है, उनका जो एक स्वार्थ था कि हरिद्वार से जो है हमारे लोगों को टिकट्स मिले, ये उनका फंडा था दीदी का। दीदी ने कभी किसी के बारे में कोई भी उससे नेगेटिव चर्चा नहीं की। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, देखिए वो बोलती फट है लेकिन वो सच बात बोलती हैं। ये भी सच है कि वो थोड़ा सा बोल जाती हैं हाइपर होके, लेकिन जो भी बोलती हैं वो एकदम से मुंह फट तरीके से बोल देती हैं। लेकिन उनका कोई ऐसा बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं जिस तरह की बातें अभी उड़ रही हैं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई बात भी नहीं थी। और हमने उसको, क्योंकि मुझे प्रसन्नता भी है, हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने बाद में कहा कि तुम क्यों इसमें इन्वॉल्व हुई। मैंने कहा क्योंकि उसको मैंने तो ब्लॉक डाल दिया था 2 बार बात करके, लेकिन मुझे पुलिस को बहुत सहयोग करना था और उसका पकड़ना ज़रूरी था। हालांकि एक बार मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे लगा कि ऐसे लोगों से दूर रहना ज़रूरी है, लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं यार, ऐसे कामों के लिए तो सोनिया आनंद सबसे आगे रहती है कि जहाँ चोरों को पकड़ना हो या चोरों को गद्दी से हटाना हो तो वहाँ पर मुझे रहना ज़रूरी है। लेकिन ये बात मेरे को ये समझ में नहीं कि सोनिया आनंद ने अपने शीर्ष नेतृत्व में वो पहले बात क्यों नहीं डाली इस तरीके से? अगर बात डालते तो हो सकता था कि वो पहले ही पकड़ा जाता, हो सकता था कि वो बातें बाहर निकल के नहीं आती, इस प्रकार की बातें हो रही थी एक दूसरे के प्रति। देखिए मेरा शीर्ष नेतृत्व तभी शीर्ष है कि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी उसकी बातों में आ गए। तो इसलिए शायद मुझे लगा कि भाई दे ऑल आर इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स पीपल, और इंटेलेक्चुअल्स लीडर हैं हमारे पास। लेकिन कांग्रेस की पोल तो खुल गई है ना कि चुनाव कहाँ पर कौन कौन टिकट मांग रहे थे, कौन क्या हो रहे थे। देखिए इस तरह के लोग तो बहुत आएंगे, अभी और भी आएंगे, तो इसको तो हमें बहुत लाइटली, मेरे से रोज़ न जाने कहाँ से कॉल्स आते हैं। जब मैं सारेगामापा फेम थी तब मेरे पास इतने मेरे से लोगों के फ़ोन आते थे, मैडम हमें आप अच्छे लगते हो। तो हम तो इसको बड़ा जनरल लेते हैं, अरे कोई कर रहा है ठीक है, हमारा फ़ैन है। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, पैसे जाना गलत हो सकता है, लेकिन टॉक करना, कोई बात कर रहा है तो आप अपनी तरफ से क्यों उसको कुछ गलत बोल सकते हैं। कोई अगर आपको बता रहा है तो ठीक है आप सुनिए, लेकिन मैं नहीं समझती कि ऐसे कोई पार्टी को कोई वो है, पार्टी का कुछ नहीं है। और मैं तो बार बार ये बात कह रही हूँ कि गणेश गोदयाल जी को बिल्कुल भी इसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। उनका कोई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो जो भावना दीदी ने जो भी किया वो उनका अपना भी एक बहुत बड़ा वो था कि भाई मेरे लोगों को टिकट्स मिले, या वो कांग्रेस के लिए सोचती हैं या जो भी रहा। मैं देखिए इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन मैं फिर उनको कहना चाहूँगी कि उनके बारे में कोई भी ऐसा नहीं सोचता है। वो हमारे नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पार्टी को सर्वोपरि रख के, देखिए ना तो मैं कुछ हूँ ना कोई कुछ है, मुझे लगता है पार्टी सर्वोपरि है। और आज मैं कांग्रेस के लिए ही काम कर रही हूँ, मुझे कोई पद का या किसी चीज़ का लालच नहीं है। मैं समझती हूँ अगर हमारे पास कांग्रेस पार्टी है तभी हम हैं, है ना, हम कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा करके चल रहे हैं, तो इट मीन्स कि कांग्रेस को हमें आगे लेके आना है, ना कि हम पर्सनल तो बहुत सारे मतभेद होते हैं। मतभेद हैं जो खुल के भी लगातार सामने आते हैं। आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कहाँ से चल रही है? जी बिल्कुल, मैं मसूरी से काम कर रही हूँ, और बाकी तो मैं तो कहना चाहूँगी कि भैया सर्वे होना चाहिए, और बड़ा ट्रूली सर्वे होना चाहिए, और सर्वे ऐसा होना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि कौन क्षेत्र में काम कर रहा है, कौन जिताऊ कैंडिडेट है, सभी विधानसभाओं में। मसूरी विधानसभा बड़ी हॉट सीट चुनी है आपने, मतलब क्या दिमाग में चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे कुछ समय मंत्री हैं, वहाँ पे विधायक हैं, फिर आपकी गोदावरी थापले भी इस कितनी बार वहाँ से लड़ चुकी हैं, तो
मसूरी विधानसभा की? देखिए 3 बार से हम लोग उस सीट को हासिल नहीं कर पा रहे, और मैंने कोरोना काल से लेकर के उससे पहले भी मैं वहाँ पर सोशल बहुत सारे काम करती थी। मैं कोरोना काल में मैंने काफ़ी राशन वगैरह पूरी विधानसभा में मैं मतलब तकरीबन वैसे तो उत्तराखंड में सभी विधानसभाओं में, क्योंकि मैं एक सारेगामा पर फेम रही हूँ तो उसका मुझे बेनिफिट मिलता है। लेकिन आज टचवुड के लोग मुझसे बहुत दिल से जुड़ रहे हैं और लोग चेंज चाहते हैं। और दूसरी बात है कि मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं जो भी मुद्दे उठाती हूँ, जॉर्ज एवरेस्ट का मुद्दा है या रेहड़ी पटरी वालों का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो शराब का ठेका मैं बंद करवाने पहुँची थी तो वहाँ मुझे खुशी इस बात की है कि जोशी जी फटाफट पहुँच जाते हैं वहाँ पे, हमारे शक्तिमान मंत्री जी। तो भाई मेरे लिए आनंद की अनुभूति होती है मुझे कि मेरे जाने से आजकल काम बन रहे हैं, तो इट मीन्स कि मैं काम कर रही हूँ, है ना। तो काम लोगों के काम बनने चाहिए। आज जब ठेका बंद हुआ है तो वहाँ पर 2-3 दिन के बाद जोशी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को भेज के कहा कि 5 बार मेरा नाम अगर उन्होंने दोहराया है और ये कहा है कि भैया अपने नेताओं को बुला करके तुम मुझे गालियाँ खिलवाते हो और मेरा स्वागत कराओ, कुछ कह करके स्वागत कराना पड़ रहा है। और मुझे खुशी है कि भाई उनका स्वागत हुआ, वहाँ पर उनके कहे अनुसार उनका स्वागत हो रहा है। सोनिया आनंद को तो लोग दिल से जुड़ रहे हैं, तो मुझे स्वागत की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई अगर नेता लोगों के साथ जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, तो नेताओं को भी खुशी होती है, काम करते हैं तो खुशी होती है, लेकिन दुख तब होता है जब लास्ट में पार्टी दरकिनार कर देती है। कांग्रेस में हमने खासकर देखा है, क्योंकि आपके शीर्ष नेतृत्व ने भी कई बार ये बात बोली है कि टिकट आवंटन को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या चल रहा है? अगर सोनिया आनंद जी को टिकट अगर कांग्रेस नहीं देती है, किसी और चेहरा वहाँ पर ले आती है, तो क्या कुछ रहेगा सोनिया आनंद जी का? देखिए फ़िलहाल तो मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी विचारधारा से बहुत प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी मेरी आइडल हैं और उन्होंने जो समाज में जो इतना तकलीफ़ें देख करके, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, हमारे राजीव गांधी जी ने, और ये इन सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए आज जो है बीजेपी SIR की कमाई खा रही है, तो कभी ना कभी बड़े बड़े बदलाव भी होते हैं। देखिए 50 साल जो है बीजेपी ने विपक्ष में रह के काम किया, तो हम इतने क्यों घबरा रहे हैं? हम विपक्ष में रह के ऐसा काम करेंगे कि वाकई पक्ष देखेगा कि भाई काम हो रहा है। मेरा सवाल ये था कि अगर टिकट नहीं देती है तब क्या करेंगे सोनिया आनंद जी? आप भूलते नहीं अपने सवाल। देखिए टिकट इज़ नॉट अ एजेंडा, टिकट इज़ नॉट अ एजेंडा। एजेंडा हमारा ये होने चाहिए कि हमको इस बार उत्तराखंड में बदलाव लाना है, तो हमको एकता के साथ लड़ना है। और टिकट मेरे लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि आज हमें बदलाव लाना होगा। उत्तराखंड में हमारे संसाधन बिक चुके हैं, ज़मीनों की कितनी, आप सोचिए पूरी मसूरी विधानसभा ख़त्म कर दी जाती है, नदी नाले भी बेच दिए जाते हैं भूमाफियाओं के द्वारा, तो उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे पहाड़ बेच दिए जाते हैं। आज हमारी डेमोग्राफी में कितना बड़ा चेंज हो चुका है, आप ये देखिए। तो उसके लिए हमारी लड़ाई है और हम निश्चित रूप से लड़ रहे हैं उस लड़ाई को। बाकी टिकट की बात अगर मैं करूं तो जिसको भी मसूरी से टिकट मिलेगा हम उसके साथ लगेंगे और उसको जिताने का प्रयास करेंगे, और बल्कि जिता करके लेके आए। बाकी जो दल हैं, क्योंकि कई दल का बयान भी आता है कि भाई आपस में मिल के लड़ सकते हैं, तो कुछ कांग्रेस कर रही है इस प्रकार से कि जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लेके चलें, किस प्रकार से कुछ संगठन हैं उनके साथ लेके चलें? देखिए बिल्कुल, फॉर एग्जांपल बांग्ला में आपने देखा होगा कि कितना नुकसान हुआ है। अगर ममता दीदी ने राहुल गांधी जी का सहयोग लिया होता तो निश्चित रूप से आज वहाँ पर सरकार बनती। आज हमें सीखने की बात है। मैं तो बहुत छोटी हूँ, देखिए शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रीतम जी, जिनको मैं फॉलोअप करती हूँ, आदरणीय हरक सिंह जी हैं, आदरणीय गोदयाल जी हैं हमारे, और आदरणीय हरीश रावत जी हैं, यशपाल आर्य जी हैं। तो इनको सोचना होगा। और मैं अगर अपनी सोच बताऊँ तो निश्चित रूप से सभी को आज साथ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है ये। और इस लंबी लड़ाई के खिलाफ जो है वो आवाज़ सबको मिल के उठानी होगी, क्योंकि आज UKD भी इसी बात को कहती है। भाई संसाधन चोरी हुए हैं, संसाधन बिक रहे हैं, तो UKD आवाज़ उठा रही है इस चीज़ के लिए, हम भी सेम आवाज़ उठा रहे हैं। अन्य क्षेत्रीय दल, बॉबी पवार जो है युवाओं की आवाज़ बना, है ना। तो आज हमें सबको मिल कर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। और मैं अगर ये गारंटी ले सकती हूँ कि अगर मिल के इस लड़ाई को लड़ा तो निश्चित रूप से 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने में हम लोग बिल्कुल हम लोग सफल होंगे। चुनाव में जब आते हैं तो ये देखा जाता है कि कांग्रेस एनालिसिस सही से नहीं कर पाती।
हमने चाहे उपचुनाव देखे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव देखे हों, चाहे हमने फिर लोकसभा के चुनाव देखे हों, वो आंकड़ा कहाँ मिस रह जाता है कांग्रेस का? देखिए, मैंने इस बार जो सुना है कि अगर जिस आंकड़े की बात आप कर रहे हैं, वो आंकड़ा यही है कि हम लोगों को बूथ पे काम करना पड़ेगा। हम लोगों को घर घर जा कर के बताना पड़ेगा कि हमारी नीतियाँ क्या थी, हम किन नीतियों के आधार पर हम सरकार को लाना चाहते हैं। आज लोग परेशान हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको बनाना कैसे है, ये बड़ा रोल है। और इसके लिए जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर हो जाती है, हमारे यहाँ संगठन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और आज जो है संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, आज हर विधानसभा में प्रभारी बिठाए गए हैं, आज हर विधानसभा में हमारी अब वो टीम्स बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। इस बार बहुत सारा बदलाव है। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, राहुल गांधी जी ने खुद अपने एक भाषण में कहा कि हम लोग इस बार चाहते हैं कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी गहरी बात है कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो निश्चित रूप से धरातल पे उतारा भी जाएगा इस चीज़ को। और आप देखिएगा कि इस बार बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। यूथ को भी अच्छे कोटे में डाला जाएगा। और जो बीजेपी बार बार कह रही है महिला आरक्षण की बात कर रही है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी इसको उतार चुके हैं। उनकी प्लानिंग हो चुकी है कि हमने आज महिलाओं को किस तरीके से आरक्षण में लेके आना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग कांग्रेस से टूट टूट के अभी भी भाजपा में जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही रुद्रप्रयाग के कई बड़े बड़े चेहरे आपके गए हैं। देखिए, मुझे लगता है ऐसा कि आपने चर्चा नहीं की कि बीजेपी से भी तो टूट के 5-6 लोग हमारे पास ज्वाइनिंग किए हैं। तो 2-4 लोगों के जाने से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस सागर है, बहुत सारे लोग। अभी तो चुनाव तक आप देखिए कितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे कांग्रेस को, कितने लोग वहाँ से टूट के आएंगे जो लोग गए थे। देखिए, ये तो चेंज है, होता रहता है। बड़ी पार्टीज़ हैं, कोई इधर भी जाता है, विचारधारा नहीं अच्छा लगता है उधर चले गए। तो इसको आप इतना बड़ा इशू मत बनाइए। इससे जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वो बड़ा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि अचानक से दूसरी पार्टी से आता है और टिकट लेके चला जाता है। तो ये भी तो कांग्रेस उस पर क्या कुछ मंथन कर रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि राहुल गांधी जी ने कहा इस बार कि हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ताओं को महत्व देंगे। तो ये सोच उन्होंने इसीलिए प्रदर्शित की है, मंच पर बोला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी ना हो। और आज जो है मैं जब सबसे चर्चा करती हूँ तो हमारे खुद के नेता भी यही कह रहे हैं कि इस बार एक परिवारवाद वाली बात बोली अभी आदरणीय शैलजा जी ने। और बहुत सारी बातें ऐसी हुई डिस्कशंस में कि जो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम्स अभी लगी हुई हैं, हमारी टीम्स देख रही हैं कि कौन जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। तो इस बार चुनाव को तरीके से ही लड़ा जाएगा। अभी देखिए, हमारी सरकार भी आई है, केरल में आ गई है सरकार। तो ऐसा नहीं है, हम अच्छी बातों को करेंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो नेगेटिविटी कम हो और सबको मिल कर के एकता के साथ चुनाव लड़ना होगा। ये बात के लिए मैं निवेदन करूंगी कि आदरणीय गणेश गोदयाल जी से, सभी हमारे जो शीर्ष नेता हैं, कि वो लोग इस चीज़ पे डिस्कशन ज़रूर करें कि हम कैसे सब लोग मिल कर के चुनाव लड़ सकें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण करें तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी चर्चाएं हो जाती हैं। लेकिन इस बीच तमाम वो बातें जो चाहे वो चर्चा में रही हो, ठग किस प्रकार से पकड़ा गया, या फिर किस प्रकार से सोनिया आनंद जी मसूरी में जो तैयारी कर रही हैं, क्या कुछ उनके ज़मीनी मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से कांग्रेस को ये नहीं पता चलता है कि शीर्ष नेतृत्व से क्या कोई वाकई में ठग था, राहुल गांधी जी के पीएस बन के जो बात कर रहा था, या फिर जो हमने अन्य चर्चाएं करी, जिस प्रकार से कांग्रेस से टूट टूट के लोग भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा से टूट के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, उनको किस प्रकार से एक राजनीतिक और एक की तरफ ढालना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। विजय पथ न्यूज़ पर बहुत बहुत धन्यवाद।